बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम तबाह है, यानी अगर कोई शक रह भी गया था, किसी को कोई शायबा था भी कि नहीं शायद ऐसे हो जाए तो फिर वैसे हो जाए, तो शायद पीडीएम बच जाए, तो शायद तो ये शक आज ख़त्म हो गया उस वक्त कि जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमलन इस ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है, आखिरी फायर कर दिया है। क्योंकि जब टॉप आला तरीन क़यादत की तरफ से जब इतनी हार्श लैंग्वेज आ जाए और जब इतना वाज़ेह पैगाम आ जाए और फिर सामने से उसका जवाब भी आ जाए रात 8 बजे काशिफ भाई साहब के प्रोग्राम में, तो फिर ये कहना ठीक है कि पीडीएम तबाह है। पीडीएम आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुंतज़िर थी कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या फ़ैसला करती है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आए, आप याद कीजिए कि इस पीडीएम के ये पीपल्स पार्टी के सीसी का इंतज़ार क्यों था? इसलिए था कि पीपल्स पार्टी ने कहा था हम बताएंगे कि हम आपके साथ असेंबली में मुस्ताफ़ी होंगे या नहीं होंगे। लेकिन बताया क्या? बताया है कि भाईजान हम असेंबली से मुस्ताफ़ी नहीं हो रहे, हम पीडीएम से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। आप सुने क्या कहा बिलावल साहब ने? The Central Executive Committee of the Pakistan People's Party has rejected the so-called show cause notice, and office bearers of the PDM from the People's Party have resigned from their offices in protest to the attitude, conduct, and actions of other office bearers within the Pakistan Democratic Movement. The Pakistan People's Party demands an unconditional apology to the Awami National Party and the Pakistan People's Party for this obnoxious conduct. माफ़ी मांगो, बिलावल साहब कह रहे हैं माफ़ी मांगो हमसे और एएनपी से। इसके जवाब में शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जो कि नून लीग के न सिर्फ सीनियर तरीन रहनुमा हैं बल्कि पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को चुना है ना हमें जवाब देने के लिए। अब हमारा जवाब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से आएगा, एंज से फिर एंज से ही। देखिए क्या कहा शाहिद खाकान साहब ने। ये रोज हर प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देना कोई जरूरी नहीं है, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस का। और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि आप इसका इंतजार कर रहे थे, हर प्रेस मैं का इंतजार नहीं कर रहा पीडीएम इसी सीसी का इजलास पीपल्स पार्टी ने आगाह करना था कि उसकी सीसी का फैसला क्या है। आगाह कर दिया आपको। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगाह करना चाहते हैं तो फिर इसका जवाब आ जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस से आएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही फिर आएगा जवाब आएगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही आएगा। बिलावल साहब ने यह भी कहा कि पीडीएम यानी पीएमएल नून ने सोचा भी कैसे कि एक ऐसे आदमी को सेनेटर भी बनाया जाए। ये आजम नजीर तारड़ साहब की बात हो रही थी, जिनके बारे में नून का इसरार था कि वो बनेंगे अपोजिशन लीडर। पीपल्स पार्टी कहती है कि शहीद बीबी के कातिलों के वकील थे आजम नजीर तारड़ साहब। बिलावल साहब ने कहा भाई अपोजिशन लीडर तो छोड़ दो ना, बात की बात है, सेनेटर बने हैं तो अपोजिशन लीडर बनने की बहस है ना। सोचा भी कैसे कि, और आप ये लहजा देखिएगा जब हम लोग क्लिप दिखाएं, लहजे में गुस्सा और करख्तगी देखिएगा बिलावल साहब ने। सोचा भी कैसे ऐसे आदमी को सेनेटर बनाने का भी, देखें बिलावल साहब ने। अगर आप बिलावल भुट्टो जरदारी का इत्तेहादी हो तो आपका ज़हन में ये आइडिया कैसे आया कि आप शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल केस में जो इन्वॉल्व लॉयर है आप उसको सेनेटर भी बनाएंगे? आपने बिलावल साहब के लहजे में गुस्सा देखा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इसका भी जवाब दिया। ये बोले वो कि उन्होंने कहा इनको सेनेटर बनाना बड़ी बात है, आप इनको लीडर ऑफ द अपोजिशन आप चाह रहे हैं कि, और ये इशारा करके उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप ये चाहते हैं जो शख्स बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के कातिलों का मुकदमा लड़ रहा है, ये सारी पीपल्स पार्टी उसके पीछे खड़े होगी, उसको वोट डालेगी। तो ये बात भी पीडीएम को बता देते ना कि हमें ये शक है, और मैं फिर आपको बताऊंगा कि कौन से लोग दाएं बाएं उनके खड़े हैं जो हकीकी तौर पे शामिल थे। बाप पार्टी कौन है, आपने किस पे इल्जाम लगाया था? बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने खुद क्या कहा था कि मेरे कत्ल का जिम्मेदार कौन होगा? ये बड़ी गहरी बात की शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने। और बिलावल साहब ने, यानी इससे पहले तो पीपल्स पार्टी कहती थी ना कि देखिए हम इस्तीफा नहीं दे रहे और हम समझते हैं कि इस्तीफे भी नहीं देने चाहिए, मिलकर जिद्दोजहद आगे बढ़ाते हैं, इस्तीफों को भी छोड़े, मिलकर ये करते हैं। आज बिलावल साहब ने उसका भी सीधा सीधा जवाब दे दिया। उन्होंने कहा भाई जिसको इस्तीफे देने ना वो दे दे, हम पे ना मुसल्लत करें, ये कहा उन्होंने। जिन्होंने इस्तीफा देना है पार्लियामान से दे दो। No one should try and impose their will or their dictation on any other political party. The Central Executive Committee of the Pakistan People's Party has rejected the so-called show cause. और इसका, इस जुमले का या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने क्या लिया? इसका मतलब उन्होंने ये लिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पीडीएम का हिस्सा नहीं है, बाय बाय टाटा खुदाफिज। खुद उन्होंने क्या कहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्होंने क्या मतलब लिया है, आप उन्हीं की ज़बानी सुनिए। पीडीएम ने उनसे
वजाहत तलब की थी कि आपने पीडीएम का एतमाद तोड़ा है, इस्टेब्लिशमेंट से कोलैबोरेट किया और सेनेट में लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी आपने हासिल कर ली है। इसकी वजाहत तलब की थी। अगर इसका जवाब कागज फाड़ने में था तो फिर जवाब मिल चुका है। आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी आप पीडीएम का ऐसा नहीं रहेगी? नहीं रह सकती। मैं सेक्रेटरी जनरल पीडीएम कह रहा हूं, मेरी ये राय होगी पीडीएम के इजलास में। पाकिस्तान की एक बड़ी जमातों में जिसका शुमार है, अगर वो मुझे जवाब ये दे रही है कि तुम्हारा खत फाड़ के मैं फेंक रहा हूं, फिर मेरा भी जवाब यही है कि खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, मामला ख़त्म। हाँ, मेहमान गिरामी में शामिल हैं जनाब ज़रताज गुल साहिबा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान, जिनके चेहरे पे बहुत सुकून है और बहुत ही इत्मीनान है। ज़ाहिर है चूँकि अपोजिशन पार्टीज़ का अपना ही मामला आपस में ही सारा हो गया। नबील गबोल साहब तशरीफ़ फरमाएँ, इत्मीनान तो इनके चेहरे पे भी बहुत है। उसकी वजह मेरा ख्याल है कि इनके ही मामला बड़े ठीक हो गए हैं कहीं ना कहीं, मेरा ख्याल है, पता नहीं, सीनियर लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और अताउल्लाह तारड़ साहब ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे कह रहे हैं कि हमें सब पता है कि पीपल्स पार्टी ने क्या गेम किया है, सब पता, हम बस सब पता है हमें, ऐसा नहीं पता नहीं। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल PMLN। अगर इजाज़त है बाकी मेहमान तो मैं क्विकली एक पहले कॉमेंट लेता हूँ तीनों का। नबील गबोल साहब, जहन में कुछ अल्फाज आ रहे हैं इस वक्त और वो अल्फाज हैं हा PDM में लड़ाई हो गई है। नहीं, यकीन करें कि मुझे बहुत दुख हुआ है, क्योंकि हम वो साथी थे जो पिछले 1.5 साल से मिलकर लड़ते थे हुकूमत के खिलाफ। हाँ। आज अफसोस है कि हमें आपस में लड़ना पड़ रहा है, और मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे मौके नहीं आए कि हम आपस में लड़े, लेकिन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इंसान कह सकता है। अच्छे दोस्त थे हमारे, और सदमा होता है जब दोस्त अलग हो जाता है, सदमा है, बस यही मैं कह सकता हूँ, सदमा है बस। यार मतलब गोली भी मारते हैं और फिर कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बड़ा अफसोस हुआ। मैं समझता हूँ गोली दोनों तरफ से चली है, किसी के दिल पे लगी है, किसी के सर पे लगी है। पहला फायर किसने किया था जिसके बाद अंधाधुंध शुरू हो गया? देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो जाहिर है मैं कहूंगा मुस्लिम लीग नून ने पहला फायर किया था। शो कॉज नोटिस लेकिन अता तारड़ यहाँ बैठा है। हाँ। अता तारड़ यहाँ बैठा है। अता तारड़ की वो थम्स अप मुझे अभी तक याद है और हमेशा जिंदगी भर याद रहेगी, जब वो असेंबली से उन्होंने जीत गए। तो ऐसे साथी, ऐसे दोस्त नाराज हो तो दुख तो होगा, लेकिन ये कि चंद अगर हमारे कोई सेंसिबल लोग अगर सोच समझ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सोच समझ के बयानात दें, सोच समझ के बातें करें, तो ये नेच पर हम नहीं पहुंचते। और अभी भी वक्त है, आप यकीन करें कि अभी भी मौलाना फजल रहमान साहब दोबारा, आपने खुद इन्ना लिल्लाह पढ़ा है, मुर्दे तो मौजज़ों से ही जिंदा होते हैं। मौजज़े हमारे मुल्क में मौजज़े होते रहते हैं। हमारे मुल्क में मौजज़े ही होते हैं कि इमरान खान वजीर आजम है। इससे बड़ा मौजज़ा और क्या हो सकता है भाई मेरे? आप कह रहे हैं जब वो वजीर आजम बन सकते हैं तो हम भी दोबारा साहब, ठीक है। अता तारड़ साहब, सर गुजारिश ये है, कई लोगों की राय है कि पीपल्स पार्टी का इस्तीफे ना देना वो इतना बड़ा मसला नहीं था, बहुत बड़ा मसला था, इतना बड़ा नहीं था। ऑपोजिशन लीडर वाला मामला भी एक बड़ा मसला था, लेकिन वो भी इतना बड़ा मसला नहीं था। लेकिन जब आपने शो कॉज दे दिया और फिर पब्लिक में आके बता दिया, फिर तो यानी आप समझें कि पीपल्स पार्टी जो कि एक बैकफुट पे थी, क्योंकि ऑपोजिशन लीडर वाले मामले में जाहिर उन्होंने फाउल प्ले किया था, मेरी राय में उनको एक मौका मिल गया कि यार ऑपोजिशन आप हमें शोकॉज दे रहे हैं, हम कोई मज़ारे आपके गुलाम हैं। उन्होंने कहा पढ़ जाओ। फिर आपने उनको एक अपॉर्चुनिटी दे दी कि उस चीज़ को बुनियाद बना के अपना सारा नाजायज़ काम भी धो दें। आपको नहीं लगता वो एक ब्लंडर हो गया जब शोकॉज आपने दिया भी और पब्लिक में आके बताया भी कि हमने जारी कर दिया शोकॉज? देखिए वसीम अली साहब, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि इन बातों से इमरान खान को कोई तकवीत मिलने वाली नहीं है। अच्छा। मेरे चेहरे पे जो मुस्कुराहट या इत्मीनान है, मैं डस्के से होके आया हूँ। मैं डस्के पिछले 1 महीना रह के आया हूँ। मैंने गली मोहल्लों में नफरत देखी है, मैंने आम आवाम में बाजारों में चलते हुए उनको अलकाबाद से नवाजते देखा है। तो मैं तो बड़ा इत्मीनान हूँ। हम 15,000 की लीड से वहाँ पे इनको मात दे के आए हैं अल्लाह ताला के फजल से। आपने देखा होगा बिल्कुल, लेकिन 90,000 वोट तो उनको ही पड़ गया ना। इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल वाइप आउट हो गया मामला। 90,000 उसकी वजह सुन लें, हमारा वोट बड़ा, इनका कम हुआ बिकॉज इनके 2 उम्मीदवार खड़े थे। इनका पिछली दफा उस्मान आबिद और मल्ली साहब दोनों खड़े थे। 50,000 वोट लिया उस्मान आबिद ने, 60,000 वोट लिया मल्ली ने, 1,10,000 वोट था जो एंटी नून पड़ा। इनके दोनों उम्मीदवारों ने जॉइंटली लिया। वो ग्राउंड के डायनामिक्स है, मैंने PhD की है, मैं अगले 2 घंटे से बोल सकता हूँ। उस बात को आप फिलहाल छोड़ दें। मेरी गुजारिश ये है कि इमरान खान सेनेट का इलेक्शन हार चुका है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जिस तरीके से तरला मिन्नत करके लिया, 7 वोटों की ये हुकूमत है, वो सबके सामने है।
नेशनल असेंबली का सेंट्रल पंजाब से एक इलेक्शन हार चुका है, नौशहरा से इलेक्शन हार चुका है, इतनी कसीर तादाद में कोई सिटिंग गवर्नमेंट बाई इलेक्शन नहीं हारी, ये एक रेफरेंडम है। दूसरी बात, जो जहांगीर खान तरीन साहब खड़े हैं ना, जो बादाम आप गवाह बनेंगे इनके खिलाफ शुगर स्कैम में, क्योंकि वो तो भाई बेनिफिशियरी है ना, उसने तो नहीं एक्सपोर्ट की चीनी, उसको पता है कि कौन था करता धरता जिसने चीनी की एक्सपोर्ट की परमिशन दी, तो वो बादाम आप गवाह बन गया और वो 7 से ज्यादा नंबर लेके फिर रहा है, तो ये धड़म से गिर जाएगी। अब आए इनकी तरफ। देखिए मैं बड़ा हामी उस बात का कि हमें टेबल पे बैठ के मसाइल को हल करना चाहिए था, हर चीज को खुश असलूबी से लेके चलना चाहिए था, मगर हमारा गिला है। हम ये जो मजारों वाली बात हो रही है, हम मजारे हैं कि हम खुर्शीद शाह को स्पीकर का वोट दें असद कैसर के खिलाफ, और जब इमरान खान और शहबाज शरीफ की इलेक्शन की बारी आए तो शहबाज शरीफ को वोट ना डले। हम मजारे हैं कि बाप पार्टी, हमने तो नहीं कहा कि माफी मांगो, बाप पार्टी हमारी हुकूमत गिरा दे बलोचिस्तान में, और किसकी सपोर्ट से गिराए। हम मजारे हैं या हमने कहा कि माफी मांगो। संजरानी साहब की जगह हमने कहा रजा रबानी को चेयरमैन सेनेट बनाओ, हम अपने वोट डालते हैं। मांगी वाला साहब डिप्टी चेयरमैन सेनेट बने, संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट बने, हमने उफ तक न की। गिलानी साहब का इलेक्शन आया, 83 वोट हमारे थे, सही है, 55 वोट इनके थे, सही है, हमने 83 के 83 वोट डाले, इनको जितवाया। चेयरमैन सेनेट की बारी आई, तब तो नहीं कहा कि आजम तारड़ का गंदा वोट हमें नहीं चाहिए, ना लेते आजम तारड़ का वोट। अच्छा, ये बात कहते हैं कि ये गंदा वोट है, इसको हम रिजेक्ट करते हैं, ये नहीं हम लेते। देखिए मेहरबानी करें, सियासत जरूर करें, सही है, मगर एक सिद्के दिल से करें, अमानत दयानत के साथ करें। ये मैं ठीक है, ठीक है, इसमें मैं बात करूंगा, ठीक जी, कर ले फिर मैं जरता जी 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 जी। बात ये है, मोहतरमा की शहादत की FIR दर्ज हुई, पहली 3 नाम थे, परवेज मुशर्रफ, परवेज इलाई और तीसरा ब्रिगेडियर एजाज शाह, 3 नाम थे। ठीक है जी। जब UN का कमीशन बना, उसके बाद पुलिस अफसरान को मुलव्विस किया गया और आजम तारड़ ने एक पुलिस अफसर का केस लिया जो डायरेक्टली इम्प्लीकेट नहीं था। आजम तारड़ कोई तालिबान का नहीं था वकील, वो आसमा जहांगीर मरहूमा के कहने पे प्रोफेशनली एंगेज हुआ एक पुलिस अफसर के हाथों। आप एक जमात के सरबराह को डिप्टी वजीर आजम बना दें तो वो ठीक बात है, हम एक पुलिस वाले के वकील को खड़ा करें तो आज आपने जो ये वैलिड पॉइंट है, मैं बात करूंगा इस पे, ठीक है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं और मुझे अफसोस हुआ जिस बात, सही है, कि वो एतजाज शाह या गुल हसन, वो जो लड़के पकड़े गए थे कि उन्होंने मारा है, उनके वकील नहीं थे, बल्कि वो पुलिस अफसरान जिन पे गफलत बरतने का इल्जाम था कि जाए हादसा क्यों धो दी, उनके वकील उसमें। ठीक है, मैं इस पर आता हूं दोबारा। लेकिन जरताज गुल साहब जो इन्होंने बात की है अता तारड़ साहब ने आगाज में, वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है, हमारे मामला आपस में खराब हो गए, लेकिन इससे आपको खुश होने की जरूरत नहीं होता। तरीन मिसाल डस्का है, जहां पर इतना सब कुछ होने के बाद नतीजा आपके सामने है, तो ये बात तो ठीक है ना कि अगर आपने जीतना है तो इनकी कमजोरियों पर नहीं जीतना है, अपनी ताकत पे जीतना है, और वो ताकत सुकड़ रही है, कम हो रही है, जिसकी मिसाल डस्का है। दादा साहब जी, थैंक यू वसीम बदामी साहब। मैं यकीनन समझती हूँ कि जो तारड़ साहब हैं, PMLN के स्पोक्स पर्सन, यकीनन इन्होंने ठंडी आहें भरी होंगी, सांसें भरी होंगी, ठंडा पानी भी अभी पिया होगा, रिलैक्स हुए होंगे, और यकीनन आहू सिस्कियों के बाद इन्होंने टॉक शो का जो है जी जी सबर बर्दाश्त के साथ इन्होंने बात की होगी। इनको ये मशवरा बिलावल साहब ने भी दिया था कि ठंडा पानी पियो, रिलैक्स करो, इजी, ये भी बिलावल साहब ने जी जी। अच्छा, आजकल वैसे भी आप लोग पीपल्स पार्टी वाला के बयान जरा मिल रहे हैं ऑन अ लाइटर साइड। अच्छा नहीं, मैं तो सिर्फ इंडोर्समेंट कर रही हूँ, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इनको फरमाया कि आप सिलेक्टेड हैं, और जनरल ज़ियाउल हक साहब जो हैं उनके बेटे हैं नवाज शरीफ साहब रूहानी तौर पर। तो मैं समझती हूँ कि तारड़ साहब की पार्टी ने पेट फाड़ के लाड़काना की जिस सड़कों पे घसीटना था, वहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी ने इनका शोकस फाड़ के इनके तरफ फेंक दिया। तो अगर ये समझते हैं कि ये डस्का की तरफ डाइग्रेस करके अपनी नाकामी को और अपनी फ्रस्ट्रेशन को जबरदस्ती PTI के ऊपर डाल देंगे, तो यकीन करें कि ये आई वॉश नहीं होने वाला, क्योंकि वो कब अपने इख्तिलाफ को छुपा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हमारा झगड़ा हो गया, बिल्कुल हो गया, लेकिन डस्का वाली बात तो एक रियलिटी है ना, मतलब इसमें कोई दो राय तो नहीं है ना। मतलब मैं उसके ऊपर भी आती हूँ, बट सॉर्ट ऑफ, क्योंकि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इनको बड़ी सुच्ची जबान में कहा कि इट इज वेरी obnoxious that you have sent this showcase notice. So I think Wasim Badami साहब, this was actually मरियम बाजी
and that was मौलाना फजल रहमान who obnoxiously, और वो नार्सिसिस्ट थे जिन्होंने पीडीएम के जो प्लेटफॉर्म थे उसको तबाह किया अपने पर्सनल ख्वाहिशात के ऊपर, एजेंडे के ऊपर, क्योंकि मरियम बाजी इज सेलेक्टेड। एंड आई एम नॉट सेइंग ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फरमा रहे हैं, क्योंकि वो एक फोन कॉल के जरिए बन गई है, नाकामी उनका मुकद्दर है। आपको बिलावल साहब के बयानात इतने मोतबर कब से लगने लगे हैं कि आप कोट कर रही हैं सनद के तौर पर? बिलावल साहब ने कहा, बिलावल भाई ये तो मतलब क्या, एटलीस्ट 2 सेलेक्टेड में तो काफी मुझे मोतबर लग रहे हैं। अच्छा, तो मैं जरा बात करना चाहती हूँ कि मरियम साहब और बिलावल साहब को बिलावल से ज्यादा मोतबर लग रहा है। आज तक सुन तो लेना, मरियम बाजी ने आज तक काउंसलर का इलेक्शन तो लड़ा नहीं है, उनके पोर्टफोलियो के ऊपर कोई अचीवमेंट नहीं है सिवाय इसके कि वो नवाज शरीफ की बेटी हैं। अब वो देखें, वो खातून दूसरे से कह रही है कि आप लोग जी इस्तीफे दें। मौलाना फजल रहमान साहब जो खुद अली अमीन गंडापुर से हार गए, वो दूसरों को कह रहे हैं कि जी इस्तीफे दे। तो मरियम बाजी की तो मैं समझती हूँ कि अवानों ने भी नहीं सुनी। वो आपको कोई अब्बासी और एक अवान याद होंगे ना, जो स्पीकर साहब पीछे थे और वो कह रहे थे नहीं जब मैं तो गलती से व्हाट्सएप के जरिए ये किसी ने हमारा इस्तीफा भेज दिया, तो हम तो इस्तीफा ही नहीं देना चाह रहे थे। तो मैं समझती हूँ कि अब पीपल्स पार्टी ने बड़ा अच्छा इनके साथ हाथ किया है। अब इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही, डस्का छुपना चाहते हैं। तो ये कब से हो गया कि डस्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनरल इलेक्शन में जीती थी? ये कब से हुआ है? जहां तक मेरे ख्याल में लोगों की मेमोरी है, वो तो इन्हीं खातून के वालिद साहब ने जीती थी, ये तो इन्हीं की सीट थी। ये उसमें हमारा 94,000 वोट लेना, मैं तो समझती हूँ डस्का के अवाम का शुक्रिया कि उन्होंने इतना जबरदस्त हमें वोट दिया। ये भी तो है कि वो साहब ने ये एक आजाद उम्मीदवार भी जो है वो, जो जिसने मेरे ख्याल 50,000 वोट लिया था, कितना लिया था पिछले वाले में? 57,000 वोट, 57, वो भी आपके साथ थे, उनका भी 57 मिला है। तो फिर भी जो है वो आप लोग कम वोट पड़े थे। ये भी तो फैक्ट है ना। देखें वसीम बदामी साहब, मैं समझती हूँ कि ये पूरी जीटी रोड की सियासत नवाज शरीफ की थी। ये इनकी आबाई सीट थी, इनकी आबाई सीट में पिछली दफा इन्होंने बाई इलेक्शन में हमारे 2 कारकुन जो है वो मार दिए। इनके एमपीए साहब जो है वो वोट का बैग लेकर भाग रहे थे, वीडियो इनकी निकली। और आपको शायद याद होगा जो तारड़ साहब है, वो तो खुद जबरदस्ती पुलिस की वैन में बैठ रहे थे कि जो मुझे पकड़ ले, इनको हमने सियासी शहीद नहीं होने दिया। तो हमने तो एक्सेल किया है इसका में, हमें तो अच्छा वोट पड़ा है, हमें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें इतना अच्छा वोट पड़ गया है। लोग और वो और अच्छा पानी पिए, ठंडी सांसें भरे पानी पिए। आप मैं वजीराबाद तहसील का रिहायशी हूँ, मेरे सामने तो ड्रामे करें आप बताएं ना, उस एमपीए का नाम बताएं जो वोटों का बैग लेके भाग रहा था। मैंने मौके पे पकड़ा है, उसको ना करें ना। और आप भी तो वैन में बैठ रहे थे ना, आप भी तो वैन में जबरदस्ती सियासी शहीद होने के लिए बैठ रहे थे, कोई पुलिस ने आपको पकड़ा नहीं था। अच्छा वसीम बदामी साहब, मैं तो स्टूडियो में नहीं हूँ, अगर तारड़ साहब स्टूडियो में प्लीज इनको ठंडा पानी दे। वो भी स्टूडियो में नहीं, स्टूडियो में खाली मैं हूँ, 2 जगह बल्ला तोड़ा, कोई भी नहीं मेरे साथ। मैंने अल्लाह की फजल से 2 जगह बल्ला तोड़ा। नबील भाई मेरे शहर में फिर भी स्टूडियो नहीं आते, वो पता नहीं क्यों नहीं आते। मैं कह रही हूँ ठंडा पानी पिए, ठंडी सांसें भरे। आपने जब पानी पिया, आपकी इन्ना लिल्ला पढ़ ली आपकी सियासत की, प्लीज मैं बहुत ठंडा हूँ, रिलैक्स मैं अपने ठंडे मिजाज के बावजूद अल्लाह के फजल से आपका 2 जगह बल्ला तोड़ के आया हूँ। लेकिन चलो मुझे पता है आप किस तरह विक्ट्री के निशान और चीखे मारे थे जब आपने यूसुफ रजा गिलानी को जितवाया था, और अब आप उन्हीं से दुख आप अपने शेयर करें। आपसे बहुत आगे निकल चुके हैं, आप अपनी पार्टी की फिक्र करें। आपकी पार्टी में कुछ नहीं बचा सिवाय रोने धोने के। चलो नाकामी आपका मुकद्दर है, आपकी पार्टी खत्म हो चुकी है। आई थिंक बिलावल हैज यूज्ड, और बड़ा अच्छा उन्होंने आपको प्ले किया है। आप लोगों को सोचना चाहिए, दूसरों के ऊपर इल्जामात न लगाएं। किससे लोग पूछते हैं कि किधर है वो इनकलाबी जो लंदन भाग गया था, इधर इनकलाब किसके बच्चे ने लेकर आना है? एक मिनट, अच्छा मैं जरा ब्रेक के बाद नबील भाई से शुरू करता हूँ। ब्रेक से पहले खाली आखिरी बार जरदारी वो पी रहे हैं, पानी भी दे और इनको कहें कि जरा ठंडी सांस भी ले। ये जरदारी साहब का और उनका मशवरा है, आगे रोजे भी आ रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस करने दें। कितना पानी पिलाएंगे आप लोग? पी रहे मुसलसल। लेकिन जरदार साहब प्लीज ठंडा पानी पिए, ब्रेक आने वाली है, प्लीज। चलो आप ना रोए, मैं ठंडा पानी पी के भी 2 दफा बल्ला तोड़ा हूं, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन बिफोर आई गो टू ब्रेक, आजकल मरियम बाजी रही हैं, काफी शदीद दुख से मरियम बाजी रो रही है, काफी बुरी हार हुई है बिलावल के हाथों। बेसिकली आपको संभले आप लोग, काफी पार्टी खत्म हो गई है भाई। कोई और हो रही है, लंदन वाले को बुलवा ले तो शायद कुछ जादू चल जाए आपका। ये बात बिल्कुल ठीक है मरियम, क्योंकि लाखों अफराद को जब वो निकलती है, लोग निकलते हैं। आपको मरियम फोबिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो मुझे आतिफ असलम को फिर बुला लो, बात करनी वो अच्छा कॉन्सर्ट कर लेगा। आतिफ असलम को बुला लो भाई, वोट तो आपको मिलने नहीं है।
चलो भाई मैं एक ब्रेक, तो मैंने ब्रेक से पहले बात करनी थी लेकिन मैं नहीं करता। आप लोग हार चुके हैं। अगर आपने क्राउड पुल करना है तो आतिफ असलम से कॉन्सर्ट करवा लें मरियम बाजी के साथ, अगर यही आपका मुकद्दर है। बाकी वोट आपको नहीं मिलने। नबील कबूल साहब बड़ी खामोशी से अच्छे बच्चों की तरह सारी डिस्कशन उन्होंने सुनी है, उनसे शुरू करता हूँ। और आज उन्होंने कोई ताना भी नहीं दिया है, वरना आमतौर पर जब खामोश रहते हैं तो तानों की बरसात कर देता है कि मुझे नहीं बोलने दे रहे। आज नहीं बोले वो कुछ, तो मैं उन्हीं से शुरू करता हूँ ब्रेक के बाद। खुश आमदीद कहते हैं आपके पास। नबील कबूल साहब को तो रेडी कर देते हैं भाई। नबील कबूल साहब को मेरी आवाज़ आ रही है? नबील कबूल साहब किसी आम टेलीफोनिक, नबील साहब को लगा लें एयर, सारी हिदायत मैं आपको ऑनर ही दे रहा हूँ यार। आपको आवाज़ आ रही है नबील कबूल साहब? जी 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 सर अब ये बता दें जो तारा साहब ने जो बात की यार, मतलब ये बात तो सही है ना, जिनको बराह रास्त इल्ज़ाम दिया, मसलन स्टैब्लिशमेंट को इल्ज़ाम दिया बीबी ने, ज़ाहिर है बाप पार्टी का मामला क्या है सारे कुछ, मतलब अच्छा फिर परवेज़ इलाही साहब का नाम लिया आपने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया, अभी भी आप उनको वज़ीर आला पंजाब बनाने के लिए आज की तारीख में भी बेताब हुए जा रहे हैं। और एक सेनेटर जिसने पुलिस का मुकदमा लड़ा था उस पुलिस वाले का, वो आपको इतना बुरा लग रहा है, वो भी आज, कल जब उन्हीं के वोट से बन रहे थे गिलानी साहब तब वो भी बुरे नहीं लग रहे थे। तो ये तो फिर खुला तजाद नहीं है नबील कबूल साहब? यार वसीम, मैं समझता हूँ कि बातें दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये चीज़ें जो है ना सॉर्ट आउट हो सकती थी लेकिन हुई नहीं। अब अगर हम बैठ के एक दूसरे पर उंगलियां उठाएं, अगर हम अगर ये बातें शुरू करें तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये जितने भी केसेस हम पर बने ये तो नवाज शरीफ साहब के दौर में बनाई गई हैं। फिर हम ये भी कह सकते थे कि भाई आपने पंजाब में किस तरह आना, पोस्ट सेनेट के इलेक्शन पीटीआई के साथ मिलकर आप आए, उस वक्त आपने पीटीआई के साथ डायलॉग्स किए। फिर हम पुरानी बातें भी निकाल सकते हैं कि भाई किस तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने दिया गया। इसमें दो बातें ना, इसमें देखिए दो बातें, फिर आप ही जवाब दीजिएगा। एक तो ये कि जाहिर है माजी सबको पता है एक दूसरे का, और आप लोगों को माजी मालूम था, उसके बाद ही पीडीएम बनाई है ना, तो वो सब आपने एग्री कर लिया था। तो हमने माजी को देखो ना, हाँ हमने माजी को दफन कर लिया था। एग्जैक्टली। तो अब जो पीडीएम बनने के बाद के मसाइल हैं, नून लीग तो उससे बात कर रही है ना। और अगर आपको भी पीडीएम के बाद के बनने के मसाइल थे, मसले ये कि तारड़ साहब को क्यों बनाया, मसले ये कि पंजाब में अरेंजमेंट क्यों की, मसले ये कि केपी के में अपना बंदा खड़ा क्यों किया, तो नून लीग ये कह रही है कि भाई ये सारे आपको मसाइल थे तो आप उठाते ना किसी पीडीएम इजलास में। आपने किसी पीडीएम इजलास में इस पर बात नहीं की। अब जब ये सब कुछ हो गया तो आप टी पर आकर बातें कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि सिर्फ एक गुनाह के ऊपर हमें इतना बड़ा सजा दिया गया कि आपने यूसुफ रजा गिलानी को क्यों लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाया। आपने इस गुनाह के ऊपर हमें शो कॉज नोटिस में हमें वो अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो कि शो कॉज नोटिस में नहीं होता है। मसलन वो लेटर शो कॉज नहीं था, वो लेटर था, वो लेटर शो कॉज नहीं था, वो लेटर ये था कि आपको क्यों ना निकाल दिया जाए पीडीएम से, ये लिखा है उसमें। उस लेटर का मतलब ये था कि आपको क्यों ना निकाल दिया जाए पीडीएम से। तो भाई हम आज से पहले आप निकाल दे तो हम खुद निकल गए, और हम समझते हैं कि अगर चेयरमैन बिलावल ने वो पेपर फाड़ा तो इसका मतलब यही है कि आप ना निकाले हम निकल जाते हैं। तो हम खुद निकल जाते और इस तरह हम खुद निकल आए। अब बात ये है कि देखिए, जिस तरह आप कह रहे हो मैं खामोश बैठा था, मैं क्यों खामोश बैठा था? मैं इसलिए खामोश बैठा था कि मैं चाह रहा था कि मुस्लिम लीग नून पीटीआई जो है आपस में अपना जो भी स्कोर है वो पूरा करें। और हमको बीच से हटा दें, क्योंकि अब हमारा पॉलिटिक्स जो है अलग हो गया पीडीएम से। हम ऑपोजिशन में रहेंगे और इनकी तरह सेनेट में जिस तरह इन्होंने अपनी अलग ऑपोजिशन पार्टी बनाई है, हम अपनी अलग एक ऑपोजिशन अलायंस बनाएंगे। अब हम एक और लेकिन एक बात तो बताएं जरा, एक बात तो बताएं, ये आप लोगों की सेटिंग हो गई है? हाँ इंशाल्लाह, माशाल्लाह। इंशाल्लाह पहले बोला। वो तो हम यानी वो तो मुंह पर भी जो इससे इनकारी नहीं है, वो बल्कि वो ख्वाहिश क्या लग रहा है कि इंशाल्लाह। तो फिर कल आपने इस पर सेटिंग आप अगर सेटिंग की बात है, सेटिंग की बात में तो अगर आप कहीं और ले जाओगे इस बात को, मैं तो कहीं और ले जाऊंगा। मेरी सेटिंग किससे हुई है? मैं तो अपनी सेटिंग की बात कर रहा हूं। आपको मालूम है कि मैं क्या कह रहा था और सबको मालूम है के साथ वो मैं आपको मालूम है क्या बता। इतने यार मासूम नहीं हो जितने मासूम बनते हो। अच्छा समझे ना, ऐसी नाम के आगे बदामी नहीं है। दोशीजा का नाम लेंगे जिस तरह इन्होंने कहा। नहीं मैं सियासी पैराए में, जाहिर है एक सियासी पैराए में बात हो रही। तो चल लेकिन अब ये बता दें अता तारड़ साहब कि इसका मतलब ये तो हुआ ना कि अगर पीपल्स पार्टी और नून का इतना रौला पड़ गया है तो ये इमरान खान साहब के लिए इसलिए तो सुकून की बात है ना कि
ठीक है, डस्का का नतीजा सारा कुछ अपनी जगह, लेकिन एक ताकत जो बनी थी कि जनाब जिसने उनको चैलेंज दिया था वो आपस में ही लड़ पड़ी है। तो फिर इस वक्त डस्का के नताइज ऐसे 4 नताइज और भी आ जाएं, उनको गिराने वाली कोई फोर्स अमन तो सामने नहीं खड़ी ना। अब जो भी होगा अगले इलेक्शन में होगा ना। देखिए बहुत सारे मेंबरान की हमारे साथ कमिटमेंट है। जो सेनेट का वोट उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को क्यों दिया, हमारी फ्यूचर की टिकट के वादे पर दिया कि आने वाले इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून उनको टिकट देगी तो वो वोट यूसुफ रजा गिलानी को देंगे। अब उन लोगों से हमारे राब्ते भी हैं और ये भी मैं इंकशाफ करता चलूं कि वो लोग, उनमें से बहुत से लोग जहांगीर खान तरीन के राइट और लेफ्ट आपको खड़े नजर आते हैं। अच्छा, ये भी मैं इंकशाफ कर देता हूँ। अच्छा। तो बात ये है कि ये 60 वोटों की हुकूमत जिसने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जिस तरीके से लिया, तरला मिन्नत करके, डरा धमका के, लालचें दे के, पार्लियामेंट लॉजिक के गेट बंद करके, तो ये कौन सी हुकूमत है। और एक और मैं बात करता चलूं, मेरे हिसाब से ये जो अभी मरियम फोबिया हुआ है, बार बार मरियम 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 कर रही हैं, तो एक ऐसा शख्स जिस मुल्क का हुक्मरान है जिसने कभी यूनियन काउंसिल नहीं चलाई अपनी जिंदगी के अंदर, और मैं उसको पाकिस्तान का करप्ट तरीन हुक्मरान समझने में हक बजाने इसलिए हूँ कि उसने कभी बटवा नहीं रखा, उसका बावर्ची खाना कोई और चलाता है, उसके बिजली और गैस के बिल कोई और देता है, गाड़ी किसी और की है, पेट्रोल कोई और डलवाता है, और वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड जिहादी जब घर से जिहाद के लिए 11 बजे हेलीकॉप्टर से निकलता है और 5 बजे हेलीकॉप्टर पे जिहाद से वापस आता है और उसकी बीवी उसे बताती है कि डॉलर का रेट बढ़ गया है, या वो टीवी ऑन करता है तो उसको खबरें पता लगती हैं, तो सबके जाओ इसी हुकूमत पे। नदीम बाबर को निकाला, वो बिजली के कारखानों का मालिक है। हमारे दौर में बिजली 8 रुपए यूनिट थी, आज 18 मिल रही है, उसको इंक्वायरी के बगैर निकाला। आमिर लेकिन देखिए ना तारड़ साहब, आप इसी तरह कल को आप लोग इसी तरह कल तक कहते थे कि भाई अगर एहतसाब सच्चा है तो निकालना ना जहांगीर तरीन को, तरीन के साथ कभी कुछ नहीं होगा, इसलिए कि फिर ये जुमला आप कहते थे कि वो किचन चलाता है, वो एटीएम है। आज जब उसी तरीन के खिलाफ जो है वो घेरा तंग हो गया तो आप कह रहे हैं हाँ अपना मतलब पूरा हो गया ना, इसलिए अब आप किसी हाल में खुशी नहीं है आप लोग। मतलब कल तक आप कहते थे मैं एहतसाब को उस वक्त सच्चा मानेंगे जब इसके शिकंजे में तरीन साहब भी आए, आज वो आ गए तो आप कह रहे अपना काम पूरा हो गया ना तरीन साहब से, इसलिए उनको रगड़ दिया। ये क्या बात हुई? देखिए अगर मैं आपसे सच्ची बात करूं तो FIA इनके घर का एक मामला है, शिदात अकबर उसे चलाता है, नैब को भी शिदात अकबर चलाता है, मगर नैब में ये जरूरत हुई कि वो जहांगीर खान तरीन को एक नोटिस दे। FIA ने जो नोटिस दिया और वो किस तरीके से दिया अभी भी मैं समझता हूँ कि इन्होंने इस केस को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाना। पहला NRO दिया, बाहर भेजा, दूसरा NRO दिया, वापस बुलाया। आज तारड़ साहब ऐसा करें ना, फिर आप बता दें कि आप लोग किस तरह खुश होंगे। जब वो बाहर गए आपने कहा NRO दे दिया, अब आएगा नहीं, जब वो आ गए आपने कहा फिर NRO दे दिया, तो आप क्या होगा तो आप लोग क्या मानेंगे? इसको पहले बाहर भेजा, फिर दीदा दलेरी से वापस बुलाया। अब जो आई वॉच की तरह केस चल रहा है, अगर वाकई ये सच्चा हुआ केस और वाकई इसमें सीरियसनेस हुई और ये इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये मेरी बात आप लिख लें, जहांगीर खान तरीन इमरान खान के खिलाफ वादा माफ जवाब बनेगा। फिर आप मान जाएंगे? चले ऐसा होता है नहीं, वक्त बताएगा। फिर आप मान जाएंगे कि एहतसाब शफाफ है, अक्रॉस द बोर्ड है? अगर ये हो गया तो मान लेंगे। बात ये है, चल मैं सरताज साहब से पूछूं ना, फिर ये एक आखिरी बात सुन लें। जिन लोगों ने चंदा चोरी किया फॉरेन फंडिंग केस में, ज़कात चोरी की, 6 स्टे ऑर्डर लिए और फिर इस्तदार की कि सीधा राज में रखा जाए, तो जिसने चंदा ज़कात चोरी की है उससे आगे मैं क्या कह सकता हूँ इनके बारे में? ये सरताज साहब ये कितना सीरियस मामला है जहांगीर तरीन साहब का। वो सबको पता है कि खान साहब से ज़ाहिरों के ताल्लुकात खुशगवार नहीं है, फिर भी 30 MP जाके खड़ा हो जाता है उनके साथ। और आप जानते हैं मुझसे बेहतर कि इलेक्शन की रात के नताइज के हद तक तो पंजाब में नून की सीटें ज़्यादा थी आपसे, फिर ज़ाहिर आप में आज़ाद भी शामिल हो गए, तो जहाँ इतना कम मार्जिन हो वहाँ 30 MP एक बंदे के साथ खड़े हो जाएं, जो बंदा वज़ीर आज़म के साथ ना खड़ा हो, ये अलार्मिंग बात नहीं लग रही आपको? अच्छा बदामी साहब, मैं सिर्फ थोड़ा सा चाहते हैं कि आप अनइंटरप्टेडली ज़रा मुझे मौका दें। पहले तो ये कि जो जहांगीर खान तरीन हैं और जो इनके दाएं बाएं लोग होंगे वो 2023 में भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ और PTI में खड़े होंगे। अच्छा हाँ, अलबत्ता जो PMLN की टिकट है उसके ऊपर शायद पकोड़े तो जरूर बेचे जाएं, इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी, इनकी कोई टिकट लेने को तैयार नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता अगर इनका कोई टिकट लेने को तैयार होगा तो वो मरियम बाजी हमेशा से कहती है
कि खोकर साहिबान जिन्होंने डस्का में हमारे कारकुनान को कत्ल किया, उनको अपने स्टेज पे खड़ा करके कहती हैं कि ये हमारा सरमाया है। तो जो रस्सागीर होगा, जो कब्जा माफिया होगा, सुन ले, जो रस्सागीर होगा, जो कब्जा माफिया होगा, जो इनका किचन चलाता होगा, जो इनके महंगे पर्स देता होगा, एक सेकंड, जो इनका किचन चलाता होगा और जो बेवाओं की, यतीमों की जमीनों पे कब्जे करने वाला होगा, वो मरियम बाजी कहती हैं कि वो PMLN का सरमाया, वो जरूर इनका टिकट होल्डर होगा। अच्छा, अब मैं बात करती हूँ तारड़ साहब में। मैं PMLN को और तारड़ साहब को जहांगीर खान तरीन का खुद सख्ता तर्जमान बनने पे मुबारकबाद देती हूँ। और उसकी वजह ये है कि हमारा तो एहतसाब सबके लिए है। जी, आप बिल्कुल शुक्र करें। पिछले दिनों जब आसिफ अली जरदारी साहब को मरियम ने अब्बा जी बनाया, तो ये बेनजीर भुट्टो की उस पे गई, गड़ी खुदा बख्श, वहां जाके इन्होंने वहां पे पीपल्स पार्टी के नारे भी लगाए, झंडे भी पहने, पीपल्स पार्टी जिंदाबाद भी कहा, लेकिन उसके बाद जब टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके PMLN को फेंक दिया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एब्नॉक्शियस के, तो मैं समझती हूँ कि अब वो एक नए अब्बा जी की तलाश में है। लेकिन ये अब्बा जी जिस तरीके से ललचाई हुई नजरों से PMLN जहांगीर खान तरीन की तरफ देख रही है, इधर से भी इंशाल्लाह इनको नाकामी होगी। अब जरा मैं आती हूँ कि ये कह रहे हैं कि जी हमारी पार्टी की जो बड़ी स्ट्रॉन्ग टिकट है, और भाई आपको टिकट की स्ट्रॉन्ग जरूर होगी, लेकिन पहले नवाज शरीफ साहब को तो बुला लें। आपसे जरदारी साहब ने इस्तीफों की एक ही बात की कि वो जो भगोड़ा लंदन में बैठा हुआ है, जो दूसरों को कहता है कि इनकलाब दो, वोट की इज्जत दो, पहले उसको तो ले आओ। तब तो आपने PDM के प्लेटफॉर्म पे मरियम बाजी ने कहा कि किसी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए, जबान निकाल के खींच देंगे जो नवाज शरीफ का नाम लेगा। सो मेरी समझ से बाहर है आपकी फ्रस्ट्रेशन, आपकी नाकामी, और आप अभी भी चीख रहे हैं। तारड़ साहब, आप अभी चीख रहे हैं, यकीन करें चीखो पुकार आपके काम नहीं आएगी। आपकी नाकामी मुसलसल। और दूसरा जो मरियम बाजी, एक सेकंड, ये बादामी साहब आप इनको अपनी बारी पे बोलने दे, इस तरह नहीं, अपनी बारी पे बोल कर ले। आखिरी एक मिनट में कंक्लूड कर लेंगे ना, ठीक है, कंक्लूड कर लें जरा सर, आप कंक्लूड करें पहले, फिर मैं। अच्छा, दूसरा, मैं इनकी फ्रस्ट्रेशन समझती हूँ, इसलिए इंटरप्ट करता है, हालांकि इनको अपनी बारी पे बोलना चाहिए, सेंस तो ये प्रिवेल करती है। जहाँ इनको मरियम बाजी का बड़ा जोम है कि ये बड़ी पॉपुलर लीडर है, देखिए वो नानी की उम्र की हो गई है, कौंसलर का इलेक्शन तो आज तक लड़ नहीं सकी है, और उनके पोर्टफोलियो पे है पनामा के केसेस, अल अजीजा के केसेस, और वो बेनिफिशियरी ऑनर है तमाम चोरी, मनी लॉन्ड्री की, मेफेयर के फ्लैट्स की, वन हाइट पार्क की। आप इसके पीछे चलते हैं, हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। मुझे समझ आता है कि आपने क्यों गिलानी साहब को वोट दिया था, आप उसके तजवीज को निंदा थे। अब मान लें कि भाई वो अपोजिशन लीडर सेनेट में बन गए हैं, आप अपनी सियासत की तरफ तवज्जो दें। लाहौर की सड़कों के ऊपर आप रिजेक्ट हुए, गिलगित बल्तिस्तान में आप रिजेक्ट हुए। चलो सही, अब मुझे कंक्लूड कर लेना है इसको। पराई शादी में नबील भाई दीवाना, खुदा का वास्ता दूसरों की शादी नबील भाई कल इजलास है, आप दूसरों को नसीहतें ना करें। आपकी PMLN बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, और अब तो आपकी वाकई पार्टी ये भी आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई, और कुछ हुआ नहीं हुआ आज के प्रोग्राम में। शहबाज शरीफ है, हमजा है जी, आप नानी का ताना शादी की, आपको शर्म नहीं आती इधर बैठने? नहीं चले, अब ये क्या यार, अब ये क्या है, मरियम नानी है, क्यों आपको शर्म आती है मरियम नवाज को नानी कहने पे? अगर वो इसकी नहीं है तो ये क्या बात हुई? आंटी लड़की उसको बना रहे होते हैं यार, उसके ऊपर नानी की, और आप जबरदस्ती उसको नानी बना रहे होते हैं, लड़की बना रहे होते हैं। मेरी समझ से बाहर शर्म आपको आनी चाहिए। वो नानी है, इसमें शर्म की कौन सी बात है? भाई वो है, बिल्कुल है, और वो मतलब इसको आखिरी बात बता दें, नबील कबूल साहब 32 सेकंड, कल इजलास है, मौलाना साहब ने घर पे बुलाया है और आपको नहीं बुलाया, तो मतलब जो आज आंटी लड़की को जो बुला रही है ना, आंटी लड़की जो है नानी, वो देनी चाहिए ना। तो नबील भाई कल बिल्कुल ही बस मतलब जो कुछ कसर रह भी गई वो खत्म है, कल बुलाया नहीं, आपको नहीं बुलाया इजलास में कल। हाँ, मैंने पहले ही आपको पता है इन्ना लीला पढ़ लिया, कल मेरे ख्याल में तीजा होगा, और उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब खाना, जाहिर है तीजे के बाद खाना ही होता है, वही होगा। और क्या होगा इस पर PDM के इजलास में? बचा क्या है? अब बचा क्या है मुझे बताओ, कुछ बचा है तो मुझे बता दो। कुछ नहीं बचा है। मौलाना फजल रहमान पता नहीं किस लिए बुला रहे हैं। जी भाई आप फाइनल कंक्लूड कर दें। वो नानी को बुलाया है ना उन्होंने, ना नानी जाएंगे कल वहाँ पे, तारड़ साहब को तकलीफ हो रही है उसको नानी कहने पे, जबकि वो नानी है, नानी जाएंगे कल। नानी का खेड़ा क्या हो गया है? क्यों आप एक औरत हो किस तरह की ज़बान इस्तेमाल करती है? मुझे शर्म आ गई है।
कि आपको कम से कम मतलब नानी कहने जब वो नानी है इसमें शर्म की कौन सी बात है? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। क्या कहूं आप इसको इस तरह क्यों कोट कर रही हैं सरदार साहब? ये नानी को ताने के तौर पे, और तारा भाई आप भी उन पे नहीं इसमें घर की खवातीन में देखिए ये तो तानर साहब की अपनी नियत है, अपनी जात है कि इसको ताना समझ रहे हैं। वो नानी तो है, इतना आग बबूला हो रहा है उसको नानी कहने पे जो वो नानी है। मेरी समझ से बाला कर इतना अच्छा इज्जत वाला रिश्ता है नानी का, तो आप क्यों इस बात पे टेंशन ले रहे हैं? बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। और आपकी ख्वाहिश हो गई आज पूरी जो आप चाह रहे थे प्रोग्राम की शुरू में। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। हम ब्रेक के बाद कंक्लूड करते हैं इसको। तो जाते जाते आज बस यही दो बातें काफ़ी हैं आज के पीपल्स पार्टी के जो हमारे नुमाइंदे थे यानी आज के प्रोग्राम में। वो नबील कबूल साहब, एक उन्होंने खुद ही कह दिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पीडीएम पर, यानी खत्म हो गया, मामले खत्म हो गया। और कल मौलाना साहब ने इजलास बुलाया, नबील कबूल साहब कहते हैं आप समझ लेंगे दुआ होगी, तीजा होगा, पीडीएम अब हमें नहीं देगी। अब अल्लाह हाफ़िज़। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen